चलिए गाइस, तो लास्ट वीडियो में जो हमने किया पहले उसको समराइज करते हैं, फिर इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। ओवर द पीरियड ऑफ 1960 to 85 द रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड इनकम अपेयर्स टू हैव बीन क्वाइट स्टेबल। तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब रिलेटिवली जो पुअर कंट्रीज़ हैं या रिलेटिवली जो रिचर कंट्रीज़ हैं, उनका जो कंपैरिजन अगर हम करें तो वो समवट स्टेबल है, सेम है। But the world distribution has changed, especially in 80s, the rise of East Asian economies due to तो जैसे आपने देखा होगा चाइना, जापान ये काफ़ी तरक्की कर गए, कोरिया भी for that matter. The observation that several countries have changed relative positions suggests that there are no ultimate traps to development. तो अलग अलग तरीके, अलग अलग वेज़ हमने देखे, अलग अलग रीज़न्स हमने देखे देश के, किसी भी देश की डेवलपमेंट के। तो हमें ये बताना बड़ा मुश्किल है कि कोई हमारे पास स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन नहीं है टू से कि ओके डू दिस एंड योर कंट्री विल डेवलप। पुअर कंट्रीज डू सीम टू हैव सम एडवांटेजेस। नाउ दिस पर्टिकुलर लाइन में सरप्राइज यू कि अगर कंट्री पुअर है तो उसको एडवांटेज क्या हो सकती है इसकी। सो दे कैन यूज़ रिलेटिवली फ्री ऑफ चार्ज टेक्नोलॉजी दैट आर डेवलप्ड बाय रिच कंट्रीज़। तो ऐसी टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हैं पुअर कंट्रीज़, जो ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन की वजह से जब डेवलप्ड कंट्रीज़ उनके देश में आते हैं, बिजनेस करते हैं, तो दे ऑल्सो ब्रिंग इन द टेक्नोलॉजी। जो गरीब देश जो हैं वो बिना उनको खुद R&D करे उसको यूज़ करने के लिए मिल जाती हैं। Scarce capital in these countries should display a higher rate of profit and they can learn from the mistake of others. Obviously एक तो देखो, अगर मेरे पास 10 रुपये हैं तो मेरे लिए 10 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आपके पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो आपके लिए 10 रुपये की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है। सो जो कैपिटल पर रिटर्न है वो भी पुअर कंट्रीज़ में ज़्यादा रहेगा, और ऑब्वियसली दे कैन सी कि किस कंट्री ने क्या गड़बड़ करी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। जैसे वेनेजुएला है, श्रीलंका है, करेंसीज की पूरी कोलैप्स हुई है इनकी, तो ऑब्वियसली बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ दे कैन लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। आइए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। Income distribution in developing countries. The international disparity of national income is only one indicator that something is fundamentally askew with global development. Add to this the astonishing inequalities observable within each of the vast majority of developing economies. It is commonplace to see enormous wealth coexisting with great poverty like Mumbai, Mexico City. Like आपने मुंबई का सुना ही होगा, धारावी, तो आप जानते ही हैं कि धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, और मुंबई को ही क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक कैपिटल भी बोला जाता है इंडिया का, यानी वहाँ जो मिलीनियर्स हैं तो वो भी सबसे ज़्यादा हैं। तो इन दैट सेंस इनइक्वालिटी डेवलपिंग कंट्री में इटसेल्फ एरिया वाइज भी बहुत ज़्यादा है। To understand how these inequality affect the poorest people in each country, we must compound this intra-country inequality with the inter-country differences. The poor are twice cursed. Once for living in countries that are poor on average, and then again for being on the receiving end of the high level of inequality in those countries. तो गरीबों को यहाँ पर दो नुकसान हैं। पहला नुकसान, एक तो गरीब देश में रह रहे हैं, दूसरा गरीब देश में भी ये उस हाशिए पर हैं जहाँ पर कुछ लोग अमीर हैं और दे आर इन द अदर ब्रैकेट। सो इसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस। Countries that pursue policies of broad-based access to infrastructure and resources such as health services, education, find that economic growth is distributed relatively equally among the various groups in society. तो अगर सोशल इंडिकेटर आप हर किसी तक पहुंचा रहे हैं तो फिर भी जो गरीबी का दंश है, जो दुख है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। Countries that neglect these features will show a greater tendency towards inequality. The combination of low per capita income and the unequal distribution of them means that in large parts of the developing world, people might lack access to many basic services such as health, sanitation, education and so on. तो कभी कभी जब हम देखते हैं कि दो देश हैं और दोनों में ही पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है, लेकिन सपोज़ कोई अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पर कैपिटा इनकम तो है ही कम और कोई इंफ्रा भी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, तो फिर डोंट यू थिंक गरीबों की मार और ज़्यादा है वहाँ पर गरीबों को। इंडिया में भी अगर पर कैपिटा इनकम आप देखें कम है, ऑब्वियसली पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, बट देन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, ये वगैरह कंपैरेटिवली ज़्यादातर लोगों को प्रोवाइडेड है। सो इन दैट सेंस इवन दो पर कैपिटा इनकम कम भी है तब भी उनकी डेवलपमेंट इतनी कम नहीं है। Many phases of underdevelopment, human development. Income is distributed unequally with all countries, more so in developing countries. Middle income countries have significantly higher inequality. This variation suggests that excessive reliance on GNP per capita as a relative indicator can be dangerous. जब आप छोटे थे तो आपको टॉपिक भी कराया था पर कैपिटा GDP एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर और उसकी लिमिटेशंस।
जिसमें वो एक्सटर्नैलिटीज़, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वो सब फैक्टर आप पढ़ते थे. A relatively prosperous country may may fare poorly on some of the common sense indicators of development like literacy, access to drinking water, like life expectancy and so on. The social and economic empowerment of women may serve to significantly reduce infant mortality rate and raise the health and nutrition status of children. Even a relatively equal distribution of income may not be enough. It may be because per capita income is not high. तो basically आपको human development करनी होगी. अगर आप सिर्फ पैसे को सोचेंगे पर कैपिटा बढ़ जाए और उनकी तरक्की हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी, दैट मे नॉट बी ट्रू. An index of human development. Many of the direct physical symptoms of underdevelopment are easily observable, like undernutrition, disease, illiteracy. As we have seen, a country's performance in terms of income per capita might be significantly different from the story told by these basic indicators. Some middle-income country does not have more than 50% literacy rate and undernourishment among a significant population. On the other hand, some low-income country have done very well in these indicators. So, khali economic criteria should not be our target. One should also be looking at these parameters. The United Nations Development Programme UNDP has published the Human Development Report since 1990. The objective is to see indicators as one called Human Development Index HDI popularly known as, और HDI के 3 कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट वो देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, सेकंड वो देखते हैं एजुकेशनल अटेनमेंट क्या है, और थर्ड देखते हैं पर कैपिटा इनकम. और हम क्या कर रहे हैं, हम पर कैपिटा को सबसे ऊपर रख देते हैं. तो उनके हिसाब से पर कैपिटा देखिए, बट अदर इंडिकेटर्स विच आर नॉन मॉनेटरी शुड ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट. The HDI is calculated by defining some notion of country's achievement in each of these 3 components and then taking a simple average. The HDI creates for each country a final number that values between 0 and 1. इसके बाद हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. ऐसा नहीं है कि पर कैपिटा डिसाइड नहीं करती डेवलपमेंट, वो भी करती है कुछ हद तक. It is arguable that although taking a wider and multidimensional view of development is conceptually correct, per capita GDP still acts as a fairly good proxy for most aspects of development. For example, it can be argued that rising income inevitably translates into better health, nutrition and educational standards. We take 3 indicators of development: life expectancy at birth, infant mortality rate and adult literacy rate. By and large, the relationship between per capita alone and each of these variables is strong. In the influential book, Dasgupta showed that per capita income is correlated even more highly with other indicators. We must take per capita income very seriously, though the imperfect nature of this relationship is just a macro reflection of what we saw with Sri Lanka, Pakistan and Guatemala. तो बेसिकली कैच ये है मेरे बेटा कि पर कैपिटा इनकम से वेलफेयर ज़रूर मेजर करें, बट इट शुड नॉट बी concluded as the final thing. Some structural features, demographic characteristics. Very poor countries have both high birth rate and high death rate, जिसको हम बोलते हैं stage 1 of demographic transition. As development proceeds, death rate decreases, which leads to population growth. High population growth has 2 effects. Overall income must grow faster to keep per capita income constant. And second is that overall population is quite young. There are some important problems I should be saying, because poverty, child labor, low education, ये सब काफ़ी रहेगा. जवान आदमी बढ़ जाएंगे तो. ऑक्यूपेशनल और प्रोडक्शन स्ट्रक्चर कैसा रहता है ऐसे देशों में. एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर द सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन. फॉर द पुअरेस्ट 45 कंट्रीज फॉर विच द वर्ल्ड बैंक पब्लिशेस डेटा कॉल्ड द लो इनकम कंट्रीज, द एवरेज प्रपोर्शन ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर इज 30%, मिडिल इनकम 20%, डेवलप्ड कंट्री 1 to 7%. Labor force in low income countries is around 72%, with middle income is 60% and with high income close to 20%. Labor force in agriculture mind. Clearly, agriculture activity forms a significant part of the developing countries. Rapid rural-urban migration. Many people move from rural to urban areas due to both push from agriculture because of extreme poverty and landlessness, and the pull of the urban sector like high wages, urban lifestyle, etc. आगे बढ़ते हैं guys. This is not to say that such migrations are somehow undesirable. Indeed, how did developed country get to the point where they are now at? But unusually high fraction of population in developing country are working in service sector. So rural-urban migration is good, urbanization is good, but to an extent. Thus, due to large service sector in developing country, make way for unorganized or informal sector. तो वही गड़बड़ होती है, इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा हो जाता है. और बच्चा कहता है जी इनफॉर्मल में दिक्कत क्या है. इनफॉर्मल में दिक्कत है उनको साथ लॉज नहीं लागू होते, उनको सारे राइट्स नहीं मिलते अच्छे से जो फॉर्मल में मिलते. तो हैविंग अ फॉर्मल लेबर फोर्स इज, और जिसको ऑर्गेनाइज लेबर फोर्स कहते हैं,
इज़ ऑब्वियसली बेटर देन हैविंग अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल। कभी भी निकाल सकते हैं ना इनफॉर्मल में, आपके पास कोई राइट नहीं होता एज एम्प्लॉय। International trade. The difference between developing and developed countries are more pronounced when we see the composition of trade. Developing countries are often exporter of primary product. Developed country export mainly manufactured goods. It is due to comparative advantage that both type of countries have. The import mix of developing country is more similar to developed countries. और ये जो comparative advantage है ये हम आपको international economics में सिखाते हैं मेरे बच्चों. So that was chapter 2. I hope this video helps. और अगर अच्छे से chapter 2 सीखना है तो उसके पिछले वाला पार्ट भी आपको देख लेना चाहिए.